जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन आपका स्वागत करता हूं प्रोग्राम बदलते दौर में। बदलते दौर में समय है आपके साथ रूबरू होने का, एक और टॉपिक पर डिस्कशन करने का जो जुड़ा है हमारे समाज के साथ, हम सभी लोगों के साथ। बहरहाल उस टॉपिक पे मैं आपसे रूबरू करवाऊं और आज के पैनलिस्ट से आपको मिलवाऊं, उससे पहले आज की हेडलाइंस। ऑस्ट्रेलिया में नरेंद्र मोदी ने जीता कई लोगों का दिल, स्पेशल ट्रेन मोदी एक्सप्रेस चली। जनरल बीके सिंह का विवादित बयान, कहा बीजेपी ने कभी नहीं कहा कि 370 धारा को हटाएंगे जम्मू कश्मीर से। संत रामपाल को हिसार में गिरफ्तार करने के लिए 30,000 सैनिकों का लगा जमावड़ा। मोदी के गांधी वाले बयान पर कांग्रेस भड़की, कहा तब उनको गांधी क्यों नहीं याद आया जब 2002 के हुए थे दंगे। सानिया और श्रीकांत ने जीता चाइना ओपन, सचिन तेंदुलकर ने आंध्र प्रदेश का लिया एक गांव गोद। और हेडलाइंस के बाद मैं एक बार से आपका स्वागत करता हूं और अब समय है टॉपिक से आपको रूबरू करवाने का। आज का टॉपिक है आवर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द एनजीओज एंड द चैलेंजेस बिफोर द एनजीओज। तो इन दोनों पर हम बात करने के लिए टुडे वी हैव ए बिग पैनल। आई हैव गॉट डॉक्टर अनिल अनेजा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ AICB. He also won the National Award 2014. Sir, congratulations and welcome. Thank you very much, Anish. I have got the Vice President of National Federation of the Blind, Ma'am Kusum Lata ji. She also became Vice President recently. Ma'am, congratulations and welcome. Thanks. I have got the General Secretary of National Association for the Blind, Mr. Ram Krishan ji. Sir, welcome. Okay, thank you. Hello. I have got the founder member of Mitra Jyoti, Madhu Singhal ma'am with us. Ma'am, welcome. Namaskar. And also we have got Dr. Ramesh Rin. He is a Braille awardee and president of Progressive Society, along with professor of political science in Satyavati College. So welcome. Thanks. So first of all, today listeners, this is the first time from NFB somebody is joining us. After a long time we have got them. So आज आप अपने क्वेश्चंस स्काइप पे हमें सेंड कर सकते हैं। स्काइप आईडी रेडियो उड़ान आपको मालूम है और काफी देर से क्वेश्चन पहले से ही आने शुरू हो गए। तो आज की चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले अनेजा सर, एक सिंपल सा प्रश्न, क्या किसी का मॉरल राइट है एनजीओ से कुछ एक्सपेक्ट करना? I mean, हम हमारे सोसाइटी के लोगों का, जिनको समाज का नैतिक अधिकार है एनजीओ से अपेक्षा करना, और अगर उनकी उपेक्षा होती है तो वो भी नैतिक अधिकार है समाज का कि उनकी टिप्पणी करें उनके विरोध या पक्ष में, या वो जो भी करेक्टिव मेजर्स रिक्वायर्ड हैं उसके लिए डिमांड की जाए। बिकॉज एनजीओ का जो जन्म है वो समाज की आशाओं से हुआ है। एनजीओ का जो जन्म है समाज की आशाओं को पूरा करने के लिए हुआ है, और एनजीओ का काम भी अक्सर समाज के द्वारा पैदा किए गए स्रोतों से, रिसोर्सेज से चलता है, चाहे वो गवर्नमेंट की ग्रांट्स हो या फिर सोशल डोनेशंस हो, कंट्रीब्यूशंस हो। और इसलिए डेफिनेटली समाज को, लोगों को पूरा नैतिक अधिकार है कि वो एनजीओ से उम्मीद करें, उनके लिए ऐसे पैमाने स्थापित करें जिनको पूरा करना शायद उनके लिए कठिन होना चाहिए। बिकॉज एनजीओ को अगर हमने कोई काम हाथ में लिया है तो हमें उसको पूरा भी करना चाहिए या फिर हाथ में नहीं लेना चाहिए। एनजीओ एक वॉलंटरी सेक्टर है, और जब एनजीओ ने कॉन्शियसली एक किसी काम करने का बेड़ा उठाया है तो उनका ये कर्तव्य नैतिक और कानूनी भी बन जाता है कि वो उस काम को ठीक से करें। जी रामकृष्ण सर, आपसे जानना चाहूंगा। हाँ जी।
जो आजकल जो इसका जो पहला पार्ट हुआ था, मैंने लोगों से व्यूज मांगे थे इस डिस्कशन पे, तो उन्होंने हाँ बोला था कि ट्रांसपेरेंसी, एक पारदर्शिता, जो ट्रांसपेरेंसी है वो बहुत जरूरी है कि होनी चाहिए। और बहुत सारे जो यंगस्टर हैं उनको विश्वास नहीं है कि एनजीओ में पारदर्शिता हमारे जो ये काम कर रहे हैं वहां पर है। तो इस विषय में ट्रांसपेरेंसी किस हद तक होनी चाहिए, आपको लगता है होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और क्या हमारी एनजीओ में ट्रांसपेरेंसी है, इसके पक्ष में बोलिए। देखिए, ऐसा है कि मैं इससे ये जो व्यू इन्होंने एक्सप्रेस किया है कि एनजीओ में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। हमारे कोई लिमिटेशन हो सकता है, लेकिन मेरी एनजीओ जो है और हमारे जो यहाँ जो आपने आमंत्रित किया है, ये सभी एनजीओ के लोग ऐसे हम आए हैं कि हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल है। और नायब इंडिया 5 तत्वों से हम लोग विश्वास करते हैं कि अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, क्रेडिबिलिटी, सेंसिटिविटी एंड गवर्नेंस, ये 5 चीजों हम लोग विश्वास करते हैं। इसलिए ट्रांसपेरेंसी को लोगों को एक्सपेक्ट करना भी चाहिए और हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। अगर कुछ काम हमसे नहीं भी होता है, फिर भी हम उसको एक्सप्लेन करके बोलते हैं लोगों को कि भाई हम आपका काम हमसे क्यों नहीं हो रहा है। और इसलिए ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल हमें मेंटेन करना भी चाहिए और हम लोग मेंटेन करते भी हैं और होती भी। जी जी, कुसुम मैम, आपसे जानना चाहूंगा कि आप क्या मानती हैं जो हमारी एनजीओ हैं और साथ में एनजीओ का जो दायित्व वो निभा रही हैं, उसके साथ साथ अगर प्रेशर ग्रुप का काम भी वो करें, तो आपको लगता है कि सभी एनजीओ साथ साथ ये दोनों काम कर सकती हैं, और अगर करती हैं तो क्या ये बेनिफिट हो सकता है? सभी को मेरा नमस्कार जी। देखिए, जो आपका प्रश्न है वो आज के समाज की आवश्यकता से ही उपजा है। और आवश्यकता ये है, जैसा कि डॉक्टर अनिल अनेजा ने कहा था, कि समाज से ही की आशाओं से ही एनजीओ का जन्म होता है। समाज की आशाओं से जन्म किस लिए होता है? बहुत से ऐसे काम होते हैं जो पूरी तरह से कोई भी किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट नहीं कर सकती, और सामाजिक सेक्टर में ऐसे बहुत सारे काम हैं जो अलग अलग एनजीओज उठाती हैं, जहां एक उपेक्षित भाग को लेते हैं, समूह को लेते हैं, कामों को लेते हैं और उन्हें मुख्य धारा में लाना किसी भी एनजीओ का काम होता है। एनएफबी का जो दर्शन रहा है वो रहा है संपर्क, सीधा संपर्क जनता के साथ, सहयोग, संघर्ष और उसके बाद सेवा। इन चारों तत्वों को मिलाकर एनएफबी का दर्शन राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ का दर्शन बनता है। और इन चारों तत्वों के आधार पर आगे जो प्रेशर ग्रुप की आप बात कर रहे हो, अगर वो प्रेशर ग्रुप का काम एक सीधे आम आदमी से जुड़कर नहीं कर पाती कोई एनजीओ, तो फिर आप मानिए, क्योंकि ये सत्ता का युग है, पावर का युग है, आप किसी को एम्पावर नहीं कर सकते। अगर आप अपनी पावर नहीं दर्शाएंगे तो आप किसी को एम्पावर नहीं कर पाएंगे। इसलिए एनएफबी ने शुरू से ही, जब से इसका जन्म हुआ है और विशेष रूप से जब से ये रोंगटा जी के नेतृत्व में काम कर रही है 1980 से, तब से इसने प्रेशर ग्रुप का काम भी किया है। और ये आप सभी जानते हैं कि जिस तरह कानूनी लड़ाई को लड़कर और जितने तरह के संघर्ष को करते हुए आम जनता को सामने खड़ा करके अपने साथ लेकर इस सेक्टर के लिए, दृष्टिबाधित समाज के लिए जिस तरह से काम नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड ने किया है, मैं नहीं जानती, मुझे नहीं मालूम कि भारत में कोई और भी संस्था इस तरह का काम करती रही है। ये उसका पहला दर्शन है। नहीं, आप प्रेजेंट की बात कर रही हैं या आप पास्ट की बात कर रही हैं? नहीं, पास्ट से लेके आज तक की बात कर रही हूँ। पूरे इतिहास को सामने रख के उसके परिप्रेक्ष्य में वर्तमान की बात कर रही हूँ। जी, ओके। सो डॉक्टर सरीन जी, आपसे जानना चाहते हैं, क्या आप मैम कुसुम जी की बात से सहमत हैं, नंबर 1? और आपके लिए जो प्रश्न है मेरा, कि हमने देखा है कि कई एनजीओज की जो लीडरशिप है वो डेकेड से चल रही है, वो सेम रिप्रेजेंटेटिव है, तो इसमें आप यूथ की, जब यूथ आगे आना चाहता है, कोई पॉसिबिलिटी आपको कोई दिखाई देती है? तो यहाँ ये कितना बड़ी हर्डल है समाज के बीच, जब एक ही रिप्रेजेंटेटिव डेकेड से अपनी पोजीशन संभाले है और किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही? देखिए, सहमति असहमति तो एक लंबी बात हो जाएगी, मैं नहीं चाहूंगा, क्योंकि हम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक कल्चरली स्पीकिंग, आइडिएशनली स्पीकिंग भी ये बहुत अच्छा नहीं होगा कि इस मंच से मैं असहमति जाहिर करूं। और मैं इस बात से सहमत हूँ दानिश जी, क्योंकि आपने किसी से भी सहमति और असहमति का प्रश्न नहीं उठाया।
अभी डिस्कशन शुरू हुई है मैम, अभी डिस्कशन शुरू हुई है। नहीं, जैसा जैसा आपने सबसे प्रश्न पूछा, किसी से सहमति असहमति का प्रश्न नहीं पूछा आपने, हर एक प्रश्न। जी ओके नहीं, आई एम वरीड अबाउट इट। ओके, मेरी बहुत क्लियर सोच ये है, मेरे अपने विचार हो सकते हैं, उसके लिए अलग मंच होगा। जहां तक आपने सवाल उठाया नेतृत्व के बदले जाने का, मैं अपने देश के अंदर पूरे के पूरे तंत्र, चाहे वो सरकारी तंत्र हो चाहे गैर सरकारी तंत्र हो, अगर उसको बहुत सिंसियरली देखता हूं तो सेकंड लीडरशिप तैयार करने की चिंता किसी को नहीं है, और ये आने वाले समय के लिए चैलेंज है। बदकिस्मती से सारे के सारे नेता जिस दिन मर जाएंगे, संगठन कहां जाएंगे किसी को नहीं मालूम। मतलब बुरा लगेगा, लेकिन एक कड़वा सच है। मुझे याद है एक जर्मन डोनर आया था इंडिया में, उसने कॉल साहब से यही सवाल पूछा था, व्हाट अबाउट आफ्टर यू, एंड ही वाज आंसरलेस। ये एक सीरियस मुद्दा है, इस पर सोचा जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं किसको हटाओ या किसको बनाओ, लेकिन सेकंड रैंक लीडरशिप तैयार करो, वो तैयार होती दिखनी चाहिए, वो जनता से जुड़नी चाहिए। लेकिन यहाँ हो ये रहा, जो थोड़ा बहुत ही तैयार होता है, प्रयास होता है कि उस कांटे को निकालो और अपने आप को बनाए रखो। वो कोई भी संगठन हो, मैं अगर इस पर बात की जाए, नेतृत्व वाला पूरा का पूरा एक अलग टॉक रख सकते हैं। मैं विद ऑल एग्जांपल्स बता सकता हूँ क्या कुछ हुआ, क्योंकि मेरा टोटल वर्क ही इसी पे है। तो आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं नेतृत्व को एक अगला कोई ऑप्शंस होने चाहिए बाद में भी, जो हमारे मेन लीडर्स के बाद। गणेश जी, क्योंकि एआईसीबी का विशेष रूप से नाम लिया गया है, तो मेरे को उत्तर का अधिकार होना चाहिए। नहीं, एआईसीबी का नाम, एक मिनट जी, और हमें भी रामकृष्ण संस्थाओं के बारे में, अपनी अपनी संस्थाओं के बारे में बात अगर ना करते तो अच्छा होता, पर नामों पे आ गए हैं तो वही सही। एक मिनट प्लीज, बहुत अच्छा काम सारे कर रहे हैं, एआईसीबी में और भी लोग हैं, और कौल साहब की पर्सनल बात करें। दानिश जी लेट मी क्लेरिफाई। मैं कौल साहब का जिस एग्जांपल दे रहा हूँ जिस समय का, तब वो एआईसीबी में नहीं थे, तब वो एनएफबी में थे, और एनएफबी को अच्छी खासी ग्रांट जर्मनी देता था। अगर हम चीजें पढ़े तो हमें चीजें समझ आएंगी। नहीं, ठीक है, आपने सर मैं रामकृष्ण बोल रहा हूँ जी। ये इस सवाल को हम अब आगे भी हमें जरूर इस सवाल में जवाब देने की कष्ट मैं जरूर रिस्पॉन्ड, बिकॉज कई बातें कहीं हैं जो एक बहुत जजमेंटल के हैं दानिश जी, और हमें उत्तर देने का अधिकार होना चाहिए। आपका बिल्कुल टाइम होगा, बिल्कुल आप देंगे, आप अपने अपने क्वेश्चन के साथ साथ सभी आप अपनी बात पहले रखेंगे। जो प्रश्न मैं नहीं भी पूछ पाऊंगा, मैं आप सभी को अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि आप ओपनली अपने विचार रखिए। पहले आप मधु जी को, जी बिल्कुल, मैं उन्हीं को इनवाइट कर रहा हूँ मैम। प्लीज कीप बी पेशेंट। जी मधु मैम, आपके लिए प्रश्न है। एक बहुत आरोप लगता है जो एनजीओ पर, वो ये भी लगता है कि आजकल क्या हो रहा है, हर एनजीओ अपनी अपनी एनजीओ को प्रमोट कर रही हैं, रेदर देन कि जो सोसाइटी की नीड्स है उस पर बात की जाए। तो इस पक्ष में आप क्या कहेंगे? जी मधु मैम। हेलो जी मधु मैम, आप सुन पा रही हैं? Okay, so Bala will try to get her back. Some internet issues are there. जी रामकृष्ण सर, मधु मैम हमें ज्वाइन करती है तो हम उनसे पूछते हैं। तो अभी अनेजा सर से हम ये प्रश्न अनेजा सर से जाता है और आपने बात रखें। जी हाँ, देखिए राम, would you like to speak first or should I continue? No, your turn. You go. आप बात करो। ओके, देखिए दो तीन बातें कही गई। जहाँ तक सर मधु मैम आप आ गए? हेलो, जी हाँ जी मधु मैम, आपसे प्रश्न था जी। सॉरी सर, अनिल सर मैं आपके पास आता हूँ। नहीं, कोई समस्या नहीं, आप आराम से। मधु मैम जी, आप सुन पा रही हैं मधु मैम? अच्छा जी, मेरा आपसे ये प्रश्न था कि एक एनजीओ पर आरोप लगता है बहुत ज्यादा कि दानिश जी आपकी आवाज नहीं आती। अभी आ रही है आपको? आप सुन पा रहे हैं अनिल सर मुझे? बाकी लोग सुन पा रहे हैं? बहुत अच्छा, बाकी लोग हम तो सुन पा रहे हैं सर। जी आई थिंक आपके नेटवर्क में इशू है कोई, कुसुम मैम। वेल मधु मैम, आप सुन पा रही हैं मुझे? हाँ जी। हाँ जी, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि एक आरोप लगता है एनजीओ के ऊपर कि आजकल क्या हो रहा है, सभी एनजीओ अपनी अपनी एनजीओ को प्रमोट कर रही हैं रेदर देन कि सोसाइटी की जो जरूरतें हैं
जो अधिकार हैं उस पर बात की जाए, तो इस पक्ष में आप क्या विचार रखते हैं? नहीं, एक्चुअली क्या हो रहा है। हेलो जी जी हेलो जी मैम, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, मेरा कहना ये है इस बारे में कि देयर आर सो मेनी एनजीओज नाउअडेज वर्किंग। यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं जो कि मेन एनजीओ से जुड़े हुए हैं, चाहे AICB है, NFB है, NAB है, बहुत बड़ी बड़ी एनजीओज हैं जिन्होंने की ईयर्स टुगेदर बहुत अच्छे काम किए हैं और एक जगह पे अब पहुंच गए हैं कि वो लोग बहुत सारे लोगों से भी जुड़े हैं। तो ये कह देना ठीक नहीं है कि भाई एक एनजीओ पे आरोप लगा कि भाई वो एनजीओ कुछ नहीं कर रही है, अपनी एनजीओ को ही प्रमोट कर रही है। किसी का नाम नहीं लिया, मैं किसी का नाम नहीं लिया, मैं एनजीओ कह रहा हूँ। जनरली आई एम टेलिंग, तो वो गलत हो जाता है। इसमें 2-3 तरह की चीजें आती हैं कि एनजीओ कई बार काम करना भी चाहती है, कुछ चैलेंजेस वो लोग भी फेस करते हैं, कुछ तरह से वो काम करना भी चाहते हैं। तो दोनों तरफ से अगर हम देखें, एनजीओ की तरफ से देखें और सोसाइटी की तरफ से देखें, तो मेरे ख्याल से हम दोनों को मिलजुल कर ही काम करना है, क्योंकि सोसाइटी है इसीलिए एनजीओ चलती हैं। तो आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते? नहीं, ये गलत है। मे बी कुछ एनजीओ ऐसी आजकल मतलब ये देखा जा रहा है कि भाई एनजीओ लाइक मशरूम्स आ रही हैं, छोटी बड़ी बहुत सारी एनजीओ आ गई हैं। हो सकता है कि एक प्रति व्यक्ति का कोई ऐसा मतलब रहा हो, कोई ऐसा समझ रही हो, लेकिन मेरा मानना यह है कि सभी एनजीओ के बारे में हम लोग ऐसा नहीं कह सकते। सभी एनजीओ अपने बलबूते पे और सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। जी ठीक है, आपके पॉइंट मिल गए। यहाँ पर मैं अपने पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करता हूँ एक छोटी सी, कि आई रियली रिस्पेक्ट ऑल ऑफ यू एंड आई डोंट गेट मी एनी, यू डोंट गेट मी पर्सनली, बिकॉज टुडे वी आर डिस्कसिंग, वी आर रिप्रेजेंटिंग सोसाइटी, and don't try to even anybody dominate in my discussion. Here I will ask the straight questions. If you feel my questions are irrelevant, you can duck it. Okay. So अनेजा सर, आपसे प्रश्न पूछता हूँ मैं। आप एडवोकेसी से जुड़े हैं और ये सवाल है कि हम क्या हुआ है कि जब से आरपीडी बिल आया है तो कई लोगों से बात की है, नॉट ओनली एनजीओ, कई इंडिविजुअल लोग भी दावा करते हैं कि आरपीडी बिल को हम लोगों ने हमने ड्रॉप किया है, हमने हेल्प किया है। उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों द्वारा इसको कॉन्ट्राडिक्ट भी किया गया है। तो आप क्या मानते हैं, क्या कमी रही? शराब की आवाज आ रही है बीच में एक और, तो इसलिए मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आपके पास। आप थोड़ा दोबारा रिपीट करें। एक और साउंड बीच में आ रहा है बीच में। जी, ये कुसुम मैम की ओर से आ रहा है। कुसुम मैम, प्लीज रेक्टिफाई। मोबाइल इंटरनेट बाला, यू डिस्कनेक्ट हर कॉल एज फॉर नाउ। जी हेलो जी, हाँ जी मैम, आप सुन पा रही हैं हमें? हेलो, हाँ, मैं संपर्क में हूँ। ठीक, ओके जी। अनेजा सर, मेरा प्रश्न ये है कि हमने बहुत सारे, जब आरपीडी बिल की बात करते हैं, एडवोकेसी से जुड़ा एक सवाल पूछ रहा हूँ। जब आरपीडी बिल आया तो आरपीडी बिल के ऊपर काफी लोगों ने, एनजीओ के अलावा भी कई इंडिविजुअल लोग भी ये दावा करते हैं कि हमने बहुत ज्यादा सहयोग दिया इसमें। उसके बावजूद भी इसको कई लोगों ने यह भी कहा है कि ये एंटी फीमेल्स है, या इसमें काफी कॉन्ट्रडिक्शंस है। तो कहाँ प्रॉब्लम फिर दिख रही है कि एक यूनिटी नहीं है सोसाइटी में? क्या प्रॉब्लम? और अपनी बात रखे जो आप रखना चाहते थे। जी हाँ, इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं, मैं उन 2 या 3 मुद्दों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा जो मेरे साथी को पैनलिस्ट ने उठाए हैं। जहां तक ट्रांसपेरेंसी की बात है, रामकृष्ण जी ने बहुत सही कहा कि जो बड़ी संस्थाएं हैं, और यहाँ 4 बड़ी संस्थाएं उपस्थित हैं इस पैनल में। गणेश जी, आवाजें आ रही हैं बीच में, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ शायद आपकी बात। डिस्कनेक्ट फॉर सम टाइम ताकि लिसनर्स को बात क्लियर हो जाए। जी हाँ, तो यहाँ 4 बड़ी संस्थाएं हैं इस पैनल में, और निश्चय ही उन संस्थाओं में ट्रांसपेरेंसी हुई है। पर जब हम यहाँ बैठे हैं तो निश्चय ही हम एक राष्ट्रीय परिस्थिति की बात कर रहे हैं। और जैसा मधु जी ने कहा अभी कि एनजीओ मशरूम की तरह निकल रही हैं, निश्चय ही ये कहना होगा कि कई एनजीओ में ट्रांसपेरेंसी नहीं है या सिर्फ नाम मात्र है। और कई एनजीओज में ये बातें सुनने में आती हैं क्योंकि मेंबरशिप को पता नहीं होता कि क्या हो रहा है, क्या एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, क्या प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, कैसे अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, सो ऑन सो फोर्थ। तो डेफिनेटली
जहां जब निश्चय ही कुछ बड़ी संस्थाएं, कई बड़ी संस्थाएं ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करती हैं, कई छोटी संस्थाएं भी करती होंगी, पर इस मामले में कुछ संस्थाओं में कमियां महसूस की गई हैं। एंड ये एक कर्तव्य या दायित्व नहीं, ये एक सिविल सोसाइटी का, सभ्य समाज का अधिकार है कि वो ट्रांसपेरेंसी डिमांड करें। और इस बारे में मैं ये चाहूंगा कि सोशल ऑडिट की बात जो कई बार उठाई गई है एनजीओ की, उसको और कानूनी जामा पहुंचाया जाए और सकारात्मक रूप दिया जाए, ताकि सोशल ऑडिट के द्वारा एक समाज का एनजीओ के ऊपर चेक रह सके। जहां तक ये कहा गया प्रेशर ग्रुप की बात थी, देखिए कोई भी संस्था जब जन्म लेती है, और जहां तक राष्ट्रीय संस्थाओं का प्रश्न है या सेनफेन ग्रुप्स का बात है, डीपीओस की बात है, एक बड़ी दार्शनिकता उसके पीछे होती है एडवोकेसी। और जो हानित शोषित वर्ग है, एक्सप्लॉइटेड पार्ट ऑफ द सोसाइटी, डिस्क्रिमिनेशन जिनके अगेंस्ट हुआ है, उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाना और अधिकारों के लिए संघर्ष करना, ये हर संस्था के दर्शन में होना चाहिए, होता है, वो जो भी सही संस्था है। और अब हर एक तरीके होते हैं प्रेशर ग्रुप काम करने के, पर मेरे ख्याल में आज तक कोई ऐसा राष्ट्रीय ऑब्जेक्टिव सर्वे नहीं हुआ जो ये दर्शा सके कि कौन सी संस्था सबसे अच्छी है, सबसे बुरी है। तो अपने काम को दर्शाना अच्छी बात है, पर हम शायद जजमेंटल नहीं हो सकते कि किस संस्था ने बात दूसरों से बेटर किया, कि कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया हमारे पास नहीं है। ऐसे तो हर संस्था कही कि हमारा काम सबसे अच्छा है। हमें हर संस्था के काम का सम्मान करना चाहिए और ये मानना चाहिए कि क्योंकि ये एक मूलभूत दर्शन है सेनफेम ऑर्गेनाइजेशन का एडवोकेसी, हर संस्था अपने अपने रूप में प्रेशर ग्रुप के रूप में काम कर रही है, और नहीं कर रही तो करना चाहिए। पर कंपैरेटिव और जजमेंटल स्टेटमेंट्स शायद उनका कोई आधार नहीं होता, क्योंकि कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं है उनके पीछे। कोई ऐसा कोई सर्वे नहीं हुआ ऐसा कि जिसपे ये दर्शाया जाता, ना कोई मापदंड है इस तरह के। तीसरी बात, आपने जो बात की आरपीडी बिन के बारे में, रामकृष्ण जी कमेटी में थे, हमारे बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, मैं चाहूंगा वो इसका जवाब दें। पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि सहयोग हम देते रहे हैं, पर विचारों में सहयोग देने के बाद भी मतभेद हो सकता है। ये सेक्टर कोई भी वो बिन स्वीकार नहीं करेगा जो विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के विरुद्ध है, वो हमसे छीनता है जो आज हमारे पास है, या वो हमें प्रदान नहीं करता जो एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हमें प्रदान करती है। ऐसा बिल स्वीकार्य कभी नहीं होगा। हमने सब संस्थाओं के साथ मिलकर संघर्ष किया है इसी बिल इतने वर्षों से, और भी करेंगे, तो ऐसा कोई बिल पास नहीं होने देंगे। बाकी रामकृष्ण जी डेफिनेटली उस कमेटी में थे, मैं चाहूंगा वो इस पर प्रकाश डाले, अच्छा रहेगा। रामकृष्ण सर, आप अपनी बात रखें, उससे एक क्वेश्चन ले लीजिए, उसके साथ साथ अपनी बात रखें। क्वेश्चन ये है कि हमारी जो एनजीओ हैं, एजुकेशन में जेंडर गैप को दूर करने के लिए और विजुअल इम्पेयर्ड की एम्प्लॉयमेंट के लिए, खासतौर पे फीमेल्स की, तो इसके लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं? सॉरी मैम, आपकी इसके बाद रामकिशन सर के बाद आपकी टर्न। जी, रामकिशन सर के बाद आपकी टर्न। हाँ सर, ऐसा है, पहली बात मैं ये रखना चाहूंगा कि आपने पहले जो एनजीओ के बारे में बात की थी कि हमारे यहाँ जो पहले व्यक्ति 10-20 बरस जो बैठे हैं वही बैठे हैं, ये सही बात नहीं है। अभी हमारे संस्था की तरफ आप देखेंगे, हमारे पास 3500 लाइफ मेंबर्स ऑल ओवर द कंट्री हमारे पास हैं, और हर 4 बरस में हमारे यहाँ इलेक्शन होती है, और जो भी उसमें अगर काम किया है, पहला काम किया है, पहला अच्छा काम, वही उसको चुन के आते हैं। वी आर कंप्लीटली डेमोक्रेटिक। तो इसका मतलब अभी मैं सेक्रेटरी जनरल हूं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अगले 2015 के बाद भी मैं रहूंगा, नहीं, आई हैव टू परफॉर्म। तो ये बात सही नहीं है कि जो बैठे हो ये बैठे हैं। कुछ छोटे मोटे एनजीओ में हो सकता है। अभी यहाँ एक कौल साहब का जो जिक्र, मैं इतना बताऊंगा, कौल साहब ने जितना दृष्टिबाधित अपना सेक्टर का इतना काम किया ब्रेल के ऊपर, तो मेरे ख्याल से उनका काम को हमको कदर करना चाहिए, ये पहली बात। तो दूसरी बात, आपने आरपीडी बिल के बारे में आपने पूछा था। अगर मैं सच बताऊं, जो 2010 में मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट एक कमेटी बनाई थी, उसमें तभी हमारे 3 संस्था जो है, एनएबी, आईएसी और एनएबी के बीच में रंगटा साहब, कौल साहब और मैं, हम लोग सब बात करके उस टाइम में हमने ये तय किया कि मैं इस कमेटी में दृष्टिबाधित की रिप्रेजेंटेशन करूं। तो ये बात होकर हमने वहां रखा है। हमने वहां काफी हमारे जो इश्यूज है, ब्लाइंड के लिए काफी जो इश्यूज, हमने काफी इश्यू वहां रखा।
और इसके सिविल सोसाइटी के साथ हमने काफी कंसल्टेशन किया है। वैसे आप महाराष्ट्र में देखेंगे तो मुंबई, पुणे में और नागपुर में ये दोनों कंसल्टेशन मैं खुद उसमें शामिल था। तो वैसे ही हमारे बाकी सदस्य लोग थे जो काफी एरियाज में उन्होंने सेल्फ कंसल्टेशन, सिविल कंसल्टेशन किया है। तो ये जरूर है, जरूर मैं मानता हूं, और ये अच्छी बात भी है कि काफी लोग जो संस्था से शायद जुड़े भी नहीं भी होंगे, वो लोग भी अपने राय, अपने व्यूज वो लोग रखे हैं, और जहां तक संभव हमने उसको अकोमोडेट भी किया है। और तीसरी बात यह रही है, अभी 2010 में जो बिल बनाई थी हमने, जो मिनिस्ट्री को सबमिट किया था, और 2013-14 में जो बिल पार्लियामेंट में रखा गया था, उसमें काफी फर्क था। अभी मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि फर्क किधर हुआ, वो हमारे जरूरी नहीं है, लेकिन जरूर मैं ये बताऊंगा कि जो बिल हमने, जो ड्राफ्ट हमने किया था और जो ड्राफ्ट आप पार्लियामेंट में रखने की प्रयत्न की गई थी, उसमें काफी फर्क था। इसलिए संतोष रुंगटा जी और हम लोग सब मिलकर इसको अपोज किया था, और इस अपोज एकदम स्ट्रांग भी हमने किया था। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर यूनिटी नहीं है, ये बात को मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं। अगर हमारे दृष्टिवाद के इश्यूज है, एसीबी, एनएबी और एनएबी, कभी भी हम लोग बात करके जहां तक संभव हो, हमारे आत्मविचार, हमारे अंदर विचार का फर्क हो सकता है, मैं मानता हूं, फिर भी हम एक कॉमन स्टैंड लेके ही चलते हैं। तो इसलिए ये कहना ठीक नहीं है कि हमारे यहाँ यूनिटी नहीं, यूनिटी थी। तो और सरकार ने क्या आप मानते हैं कि इंडिया में सिर्फ ये 3 एनजीओ के इकट्ठे हो गए तो सब यूनिटी हो गई, जबकि हजारों की संख्या में एनजीओ हैं? बिल्कुल, आपने सही कहा। अभी नैब के अंदर हमने क्या किया, काफी हमारे महाराष्ट्र को ये एरियाज में जो एनजीओस है, उनको काफी लोगों को हमने बुलाया था हमारे यहाँ डिस्कशंस के लिए, और बिल्कुल उनके सामने भी रखा था, उनसे हमने ईमेल्स में भी ओपिनियंस लिया, और काफी लोगों को हमने इंटरेक्ट किया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी ये तीनों संस्थाएं हैं, ये लोग ही सब कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। हम हमारे तरफ से काफी एनजीओस को हमने कांटेक्ट किया था। ये सही बात नहीं है कि हम एनजीओ का कांटेक्ट नहीं किया था। Agreed, sir. काफी लोग हमने कांटेक्ट किया। So today listeners, thousands of listeners are listening you and they will be happy at least you are telling these facts. Yes, and I'm absolutely confident in what I'm saying. जी कुसुम मैम, आप पिछले प्रश्न को आप लेना चाहती थी, तो वो प्रश्न आपके पास जाता है विद आपके व्यूज के साथ, जो आप बोलना चाहती हैं कि जेंडर गैप जो एजुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में फीमेल्स के लिए क्या किया जा रहा है। मैं बाद में बोलूंगा सर, मुझे चांस दीजिए। ओके, थैंक यू। मैं आरपीडी बिल पर करके मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी। वैसे तो काफी भाई रामकृष्ण ने कह ही दिया है, और एक सेपरेट डिस्कशन भी रखेंगे, उम्मीद है कि आप सारे लोग आएंगे उसमें। जी, आप बनाएंगे। मैं आपको उस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगी कि आइडा जो बनाया है रोहतक साहब ने, ऑल इंडिया डिसेबिलिटी अलायंस, उसमें 27 एनजीओस हैं, 27 एनजीओस हैं। हेलो जी, हाँ, तो और ये एनजीओ केवल दृष्टिबाधित जगह से नहीं है, ये सभी सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी 9 तारीख को दिल्ली में जो ये डिसेबिलिटी एबल, जो डिफरेंट डिसेबिलिटी एबल जो एम्प्लॉय एसोसिएशन है हैदराबाद की, इसका एनएफबी के साथ अभी वो हुआ था, एक कंसल्ट हुआ था, जिसमें 9 तारीख को मिनिस्टर आए थे, वेंकैया नायडू जी आए थे, और इसमें यहाँ पर मानिए आप लगभग 3,500 पूरे भारत से रिप्रेजेंटेटिव आए थे 9 तारीख को। तो ये ऐसे नहीं कह सकते आप कि इस सेक्टर में आरपीडी बिल को लेकर अवेयरनेस नहीं है, या आरपीडी बिल को लेकर लोग अलग अलग सोच रखते हैं। ये तो एक बहुत अच्छा तरीका है कि जहाँ एनजीओज अपने आप को दर्ज करा रहे हैं, वहां पर अगर इंडिविजुअल भी दर्ज हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में लोगों में ऐसा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम हमारे सेक्टर में हो रहा है, ये और भी खुशी की बात है। अब दूसरी बात पे मैं आती हूँ, जो आप कह रहे हैं कि जेंडर गैप, बिल्कुल सच बात है आपकी, और ये कहा नहीं है। इस मैं एनएफबी की ओर से आपको कहना चाहती हूँ कि इसी गैप को मीट करने के लिए हम लोगों ने विमेन विंग बनाया है। हमारी जो लगभग पूरे भारत में 26 ब्रांचेस हैं, उनमें हम लोग एक रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं। हमने आरक्षित की है एक वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट, और इसके अलावा कमेटी में लेने के लिए हर जगह हम कोऑर्डिनेटर बना रहे हैं। और अभी आज भी हमारे यहाँ मीटिंग थी, जिसको लेकर कि विमेन क्या चाहती हैं, जिनको लेकर कि आप एम्पावर करने की बात करते हैं, लेकिन एजुकेशन में भी और एम्प्लॉयमेंट में भी उनके साथ जिस तरह का भेदभाव होता है उसको कैसे खत्म किया जाए। और ये जो मुख्य बात है दानिश जी, जो एनजीओ चलते रहे हैं अधिकांशतः चैरिटी या दया के भाव से चलते रहे हैं।
आज एनजीओ की जरूरत ये है कि वो राइट के आधार पर चले, और राइट के आधार पर चलने के लिए हमारे पास कानूनी अधिकार है। जो 95 का एक्ट था उसको लेकर, और आरपीडी बिल सशक्त आए, इसलिए एनएफबी ने जो सुझाव दिए हैं आइडा की ओर से, वो स्टैंडिंग कमेटी के सामने है और वो सुने जाएंगे। और मैं ये उम्मीद करती हूँ, क्योंकि मिनिस्टर साहब ने हमें ये आश्वासन दिया, अभी 11 तारीख को हमारे प्रोग्राम में आए थे थावर चंद गहलोत जी, और उन्होंने पूरा ये आश्वासन दिया है कि हम पूरे के पूरे आपके सुझाव ज्यों के त्यों मानेंगे। इसमें भी जेंडर बायस आपको दिखता है इस बिल में भी, क्योंकि विशेष रूप से जो हमारी बहनें सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, उनकी साइन लैंग्वेज को भी इसमें रिकॉग्निशन नहीं मिला है, जबकि आपके एक्ट में उसको रिकॉग्निशन था। तो इस तरह की बातें हैं तो सब एनजीओ के साथ मिलकर सुलझाया गया है, और लगभग 20 सुझाव हम लोगों ने दिए हैं। देखिए अब आगे क्या होता है, वो जैसे चालू होगी कार्रवाई। तो मैं कुछ समय चाहूंगा आपसे। सर मैं टर्न बाय टर्न आऊँ तो थोड़ा बढ़िया रहेगा। जी आप जी यस। अब हम थोड़ी बेसिक बातों पे जाते हैं सरीन सर। अब मैं थोड़ा सा डिस्कशन को वाइडन करता हूँ। अब एक सवाल है, अब सभी लोग बोल रहे हैं कि बहुत काम हुआ है, बहुत काम हुआ है। सवाल आता है गांव में कौन सी एनजीओ क्या कर रही है और क्या रिकॉर्ड है वहां से, किसको, सिटीज में, अर्बन एरिया में सब कर रहे हैं, मुंबई दिल्ली में। तो अगर आप मानते हैं कि 3 एनजीओ बहुत बड़ी हैं, तो गांव में आप में से कौन सी एनजीओ क्या कर रही है लिसनर्स? हमारी एनजीओ बहुत काम कर रही है गांव में। हमारा सीबीआर प्रोग्राम पिछले 20 साल से कई डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहा है देश के। देखिए सारे देश को कोई भी एनजीओ एड्रेस नहीं कर सकती है, पर 15 से 20 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे सीबीआर प्रोग्राम सालों साल चले हैं, और ये प्रक्रिया मिड 90s से स्टार्ट है, और आज भी हमारे वो प्रोग्राम चल रहे हैं। जी मैं नेजा साहब मैं आऊंगा पे आपकी मैं टर्न बाय टर्न बोले, और टर्न बाय टर्न हम बात करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा और डिस्कशन स्मूथली चलेगी। जी सर। अभी हमारे नायब इंडिया की तरफ से मैं इतना ही बोलूंगा सर रामकृष्णा, कि ऐसा है कि हमारे यहाँ 24 to 25 स्टेट ब्रांचेस हमारे यहाँ है, और हमारे इंटीग्रेटेड एजुकेशन, हमारी जो एक्टिविटीज है पूरे देश में, शहर भी हो गांव भी हो, सब जगह में फैला हुआ है। और हम हमारे तरफ से और हमारे स्टेट ब्रांचेस की तरफ से काफी रूरल सेक्टर में हम काम कर रहे हैं, और मैं नायब परिवार की तरफ से हम देखेंगे तो हमारे काम रूरल सेक्टर में होता भी है और वुमेन को भी होता है। अभी आपने एजुकेशन की बात कही है, उसमें अच्छी बात है, ये सही बात है। आऊंगा हम टर्न भाई, अभी सरीन सर का नंबर है। रामकृष्ण सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ आपको रोकने के लिए। हम टर्न भाई जी सरीन सर प्लीज। देखिए मैं तो गलती से एक बहुत छोटे से संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, और जिस समय इसको बनाने की कोशिश की थी, शायद वो बात बहुतों को पचेगी भी नहीं। मेरा मानना है कि बिना आइडियोलॉजी के कोई संगठन नहीं होता, इसलिए हमने अपने संगठन के साथ प्रोग्रेसिव शब्द जोड़ा, और उस प्रोग्रेसिविज्म की पहली सीढ़ी जो हमने चढ़ी वो एक पदयात्रा ऑर्गेनाइज करके चढ़ी, कि वर्चुअली गांव गए, लोगों से अटैच हुए, उनको जोड़ा, और उनमें से उस 8 महीने में लगभग 500 बच्चों को स्कूलों से जोड़ा। मैं इसको कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मान रहा हूं, मैं एक बता रहा हूं कि कैसे जुड़ता है। और मेरा यह भी मानना है कि हमें रिपीटिटिव काम नहीं करने चाहिए। ये बहुत अजीब हो रहा है कि हर कोई काम करने के लिए तत्पर है, और यही कारण है कि मैंने ये सोचा कि ऐसा काम है जो जिसके हम कहीं दावा नहीं करते, हमने किया, न करने वाला जो है बाद में पूछेगा। तो इसलिए मैं मानता हूं कि यदि हमें इच्छा शक्ति हो तो हमें रूट को टच करना चाहिए, और वहां से एजुकेशन लाके तब लोगों को जोड़ना चाहिए। अब उसमें बिल्कुल एक सबसे बड़ा जो मुझे लगता गड़बड़ की गई, जिस पर असहमति बिल्कुल होगी, वो इंटीग्रेटेड एजुकेशन के जी। मेरा बहुत दृढ़ मानना है कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन के माध्यम से आपने गांव को और दूर भगा दिया, क्योंकि गांव में तो उसको शिक्षा नहीं दे सकता, इंटीग्रेटेड पॉसिबल ही नहीं है, वर्केबल भी नहीं है। तौर पे लगता है कि अभी भी संगठन अधिकांशतः या तो अपने 1-2 गाइड काउंसलर भेज के संतुष्ट हो जा रहे हैं, या कुछ पुरानी परंपराएं जो अब बहुत पुरानी हो चुकी हैं उनका निर्वाह करते हुए कुछ परियोजनाएं चला दे रहे हैं, पर गांव अभी भी छुटा हुआ है,
गांव की मानसिकता अभी भी बदली नहीं है। सर अगर इजाजत दे तो एक काउंटर क्वेश्चन है, डोंट टेक इट पर्सनली। नहीं लूंगा। AICB, NAB या मित्रा ज्योति, NFB सभी का नाम है। वेयर इज प्रोग्रेसिव सोसाइटी? नोबडी नोज इट। हेलो व्हाई? हेलो सी बेटा नहीं गया। 2-3 reasons, not very clearly. Because we don't have office, number one. हेलो We don't मैम have आपकी आवाज आ funds. रही है जी। Let me complete. हेलो Because we don't have funds, number two. Thirdly, when we don't have any major activity, we confine ourselves to the cultural activities which unite blind and sighted together. अब उसमें दिल्ली के लोग जानते हैं कैसे प्रतियोगिताएं और कैसे कल्चरल कार्यक्रम कराते हैं। दिल्ली के स्कूल, चाहे वो साइटेड लोगों के स्कूल हो चाहे ब्लाइंड लोगों के, वो इस बात से काफी अवगत है। पिछले साल भी हमने कराया था ये कार्यक्रम। अब जरूरी नहीं है हर कोई काम करेगा। आपके पास जब स्ट्रक्चर नहीं है तो आप एज ए प्रेशर ग्रुप काम करेंगे या एज ए रिफॉर्मर काम करेंगे। जी, तो इस पे भी एक क्वेश्चन है कि अगर फंड नहीं है तो, जब सपोर्ट नहीं है, फंड नहीं है, तो फिर चलाने की जरूरत क्या है? बट देयर अनदर डिबेट, वी विल टॉक ओवर अनदर डिस्कशन। मैं 2 शब्दों में जवाब दे देता हूँ। जी जी। लेकिन चलाने की जरूरत इसलिए कि कुछ आइडियोलॉजी जिंदा रखने की आवश्यकता है, तो कम पैसे में भी रखी जा सकती है। हम प्रयास कर रहे हैं। आई थिंक किसी ने अपने आईफोन का माइक हटा दिया, जिसके कारण साउंड आ रही है, डिस्टर्बेंस आ रही है। जी मधु मैम, एजुकेशन को लेके या गांव में हम इस डिस्कशन को और चैलेंजेस की ओर बढ़ते हैं क्योंकि टाइम भी कम है। तो आप ये बताइए कि सबसे पहले आप संतुष्ट हैं वाकई कि गांव में काम हो रहा है अच्छे तरीके से, और क्या फीमेल्स को एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में क्या फिर कट गया बेटा? मैम आपकी आवाज आ रही है, चालू करना। इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगी। आवाज आ रही है एक्सक्यूज मी, इसके बारे में मैं बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है सर जी, बहुत डिस्टर्बेंस है। बाला से कहिए कि इसको ठीक करें, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है बीच में, और ये कुछ सुनने में भी नहीं आ रहा है। ये कुसुम मैम की ओर से हैं, उनके आईफोन। तो आप टेक्निक उनको ऑफलाइन लेके फिर करिए ना। हाँ यस, बाला डिस्कनेक्ट कर दीजिए उनको थोड़ी देर, जब उनकी टर्न आती है उनको ले लेते हैं। जी मधु मैम। पहले ठीक आई थी आवाज, फिर गई। जी बाला आप डिस्कनेक्ट कर दे प्लीज, इनको ऑफलाइन कर दे थोड़ी देर। इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि जब हम बात करते हैं कि भाई गांव में हमारी 90% जनता जो है वो गांव में ही सीमित है, और उसमें जब हम डिसेबिलिटी की बात करते हैं तभी भी हम ये कहते हैं कि 70-80% लोग जो हैं वो गांव से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम एजुकेशन ले लें, एम्प्लॉयमेंट ले लें, कोई भी ले लें, तो बिना गाँव में जाए ये सब काम हो सकता है। लेकिन जो भी एनजीओ दोबारा से ये मेरी टर्न है। ऋषि आपके टेक्नीशियन ठीक से काम नहीं कर रहे हैं जी। बाला बाला प्रोग्राम ऑफ कर दे, कोई फायदा नहीं है फिर ऐसे। जी जी जी, 1 मिनट के लिए बाला प्लीज रिमूव हर, प्लीज इफ यू आर देयर। ही इज नॉट देयर ऑब्वियसली। नो ही इज देयर, ही इज नॉट। बढ़ाइए आगे, बढ़े जी जी बोलिए। जो कि कोई भी एनजीओ जो भी काम कर रही है इंडिया में, चाहे AICB है, NAB, NFB, बिना गांव में जाए ये काम हो ही नहीं सकते हैं। मतलब कि हम लोग बात ही नहीं कर सकते हैं कि रिहेबिलिटेशन और एजुकेशन की बिना गांव में जाए हुए, क्योंकि हमारी 70-80% ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी आर स्टेइंग देयर ओनली। तो वी हैव टू गो टू द रूरल एरियाज, चाहे अपने ऑफिसेज वहाँ पे स्थापित नहीं किए हों, लेकिन हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हमेशा गांव में जाए बिना ये काम हो ही नहीं सकते हैं। काम ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पर मैं यही कहूंगी कि भाई शहरों में, गांव में सभी एनजीओ अपने अपने तरीके से ये काम कर रही हैं। एक पर्सन पर एक इंडिविजुअल तो ये सारा काम कर नहीं सकता है, हम सभी लोग मिलकर ये काम कर रहे हैं। और मैं ये भी कहूंगी कि जो स्थिति 20 साल पहले नहीं थी वो अब काफी प्रोग्रेसिव है। जहाँ पे हम सिरीन साहब का ये प्रोग्रेसिव वर्ड अगर लेते हैं, और बिकॉज ऑफ दिस RPD बिल और डिसेबिलिटी एक्ट और ऑल दिस थिंग जो भी ये आई है, UNCRPD, इन सब लोगों ने एक विश्वास तो दिलाया है लोगों को, एक अवेयरनेस तो क्रिएट की है। तो इन सब में समय लगता है सभी को, और सभी लोग अगर मिलकर इसको चलें
तो मुझे नहीं लगता कि ये काम मुश्किल है। मतलब हम लोग डेफिनेटली अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे, टाइम लगेगा थोड़ा, और लगा भी है, और लेकिन हमने इसमें बहुत प्रोग्रेस तो दिखाई है। शोर किस ओर से आ रहा है? एक्चुअली हवाई जहाज की आवाज आ रही है बीच में थी। ये हम The noise is there, but we can definitely hear. हाँ, थोड़ा डिस्टर्बेंस ज्यादा है। Okay, मधु मैम, please. I hope your audience can listen to it. That is the Yes, that's more important. Yeah. जी, भाई अगर हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते हुए अगर हम सभी लोग मिलकर ये काम करें तो कोई वो नहीं है, हम लोग अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे और ये काम होते रहना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि एनजीओ गांव तक नहीं जुड़ी हैं, ये गलत है, कहना गलत है। सभी एनजीओ जो भी काम कर रही हैं उनके प्रोग्राम्स चल रहे हैं, चाहे उनका ऑफिस नहीं होगा लेकिन उनके रिप्रेजेंटेटिव बिना गांव में जाए ये सब काम हो ही नहीं सकते हैं। तो हम सभी लोग गांव तक पहुंचे हुए हैं और हम ट्राई करते हैं कि उन लोगों को किस तरह से वहां पर ही ये सब सुविधाएं दी जाएं, एजुकेशन की, रिहेबिलिटेशन की। अगर जरूरत पड़ती है तो हम उनको सिटी में लाते हैं, नहीं तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम उन सभी लोगों को सिटी में ही लाकर उनका रिहेबिलिटेशन करें। जी जी, ये मधु मैम, I'm waiting for a long time. ये आपकी टर्न ही है अभी, तो ये मधु मैम की ओर से शोर था, अभी उनकी कॉल डिस्कनेक्ट हुई तो शांत हो गया। जी जी अनिल सर, आप बोलिए, अपने विचार रखें। और एक सवाल ये है कि हमारी इतनी एनजीओ काम कर रही हैं, अभी तक ब्लाइंड का स्टैटिस्टिक्स एक डाटा कलेक्ट नहीं कर पाए हैं? जी हाँ, इससे पहले कि मैं इस प्रश्न का उत्तर दूं, मैं 2-3 बातें उन विषयों के ऊपर कहना चाहूंगा जिनके ऊपर हमने विचार विमर्श अभी किया है। फर्स्टली, मैं रामकृष्ण जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि बहुत यूनिटी है संस्थाओं में। विचारों में अगर कहीं मतभेद होता भी है तो हम बातचीत करके उसका समाधान कर देते हैं। जैसा कि रामकृष्ण जी कमेटी में विजुअली इम्पेयर्ड के रिप्रेजेंटेटिव थे, पर हम बार लगातार इनसे विचार विमर्श करते रहते थे, ये भी विचार विमर्श करते रहते थे। वो प्रक्रिया हमारे श्रोता ये जानने की निरंतर जारी है। इनफैक्ट आइडा भी किसी एक संस्था की उत्पत्ति नहीं है, ये 27 संस्थाओं का अगर कहा गया है तो सामूहिक प्रयास है, और जो सुझाव दिए गए हैं वो भी किसी एक संस्था के नहीं, 27 संस्था की ओर से कोऑर्डिनेटर ने दिए हैं, जिनका हम समर्थन करते हैं। इट इज नॉट वन ऑर्गेनाइजेशन ओनली, इट इज 27 ऑर्गेनाइजेशन जिनके कोऑर्डिनेटर के रूप में जो सुझाव भेजे गए हैं विचार विमर्श के बाद, उनका हम सब समर्थन करते हैं। हमने लिख के समर्थन किया है मिनिस्ट्री को। पहली बात तो ये। जहां तक जेंडर की बात है, जहां तक एआईसीबी का प्रश्न है, 1996 से हमारा विमेन फोरम है। जहां तक मेरे को मालूम है, शायद हम उन कुछ संस्थाओं में से होंगे, क्योंकि मेरे पास ऑब्जेक्टिव डेटा तो होता नहीं, हुआ ही नहीं, और किसी के पास भी नहीं है शायद। ये हम कुछ उन पहली संस्थाओं में से होंगे जिन्होंने महिलाओं की, दृष्टिबाधित महिलाओं की एक राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की थी 1996 में। शायद कुछ पहले भी हुई हो, पर उन कुछ पहले प्रयासों में हमारा नाम भी गिना जाएगा, एआईसीबी का नाम भी होगा। जहां तक स्कॉलरशिप्स का बात है, 2000 से हम स्कॉलरशिप देते रहे हैं विजुअली इम्पेयर्ड विमेन के लिए, हायर स्टडीज के लिए। इस साल भी हमने 177 स्कॉलरशिप्स दी हैं, और भी कई इनिशिएटिव्स हैं जो विमेन एम्पावरमेंट से कंसर्न्ड हैं। तो आप ये कहें कि जेंडर के बारे में काम नहीं हो रहा, संस्थाओं में एनए भी बहुत काम कर रही है और सभी संस्थाएं कर रही हैं। जहां तक गांवों का बात है, मैंने अपनी सीबीआर की बात तो की थी, और ये सीबीआर का प्रयास करीब 18-20 साल से चल रहा है ये सीबी। और हमारे तो दफ्तर होते हैं गांवों में, ब्लॉक्स में, और ऐसे ब्लॉक्स में कुशाम्बी में हमारा सीबीआर चल रहा है जहां रहने की जगह नहीं है। जब हम वहां जाते हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी वहां जाते हैं, वहां एक होटल तक नहीं है रहने के लिए, घर में रहना पड़ता है। ऐसी जगहों पे चल रहा है। हमीरपुर से कुशाम्बी 2 प्रोजेक्ट्स हमारे हैं, और रास्ते में कोई ट्रेन नहीं है वहां से जाने के लिए, हमारे दफ्तर वहां है। तो ये कहना कि गांवों में प्रयास नहीं हो रहे या गांव में इंटीग्रेशन संभव नहीं है, ये इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। मैं जानता हूं एनईबी के कई प्रोजेक्ट्स हैं जो गांव में चलते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन के। मित्र ज्योति ने, मधु मेरे बचपन की दोस्त हैं, मित्र ज्योति ने जब अपनी शुरुआत की थी तो गांवों से शुरुआत की थी। वो गांव में खुद जाती थी, तो मित्र ज्योति का इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं था, तब भी उन्होंने गांवों से शुरुआत की। मैं राइट मधु? डिस्कनेक्ट हो गया था। सो ऐसा नहीं है कि गांव में इंटरनेट की प्रॉब्लम है। जी नहीं, सर आप वेट कीजिए। जी कुसुम जी हाँ, तो गांव में काम नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है, सभी संस्थाएं कर रही हैं और काम हो भी सकता है। और जहां तक बात है, एक बहुत पहले रेफरेंस दिया गया था, उसका जवाब मैं नहीं दे पाया था कि कौन साहब से एक जर्मन ने पूछा कि उनके बाद क्या, और फिर सरीन साहब ने कहा थे वो तो तब की बात थी कि जब वो एनएफबी में थे। अब जहां तक मेरे याददाश्त है, कौन साहब की उम्र 26 साल की थी जब उन्होंने एनएफबी शुरुआत की थी,
और तब किसी ने अगर उनसे प्रश्न पूछा 26 साल की उम्र में कि उसके आपके बाद क्या, तो वो इंसान ने कौन सा की उम्र की बहुत कम कल्पना की होगी शायद। और आज भी एआईसीबी में सेकंड लाइन तो क्या, हमारे पास थर्ड लाइन भी अवेलेबल है। हमारे ऑफिस बेयरर्स की एज देखें तो 30 साल से लेकर 70 साल तक ऑफिस बेयरर की एज का रेंज है। तो आप ये नहीं कह सकते कि संस्थाओं में, और यही बात मैं एनएबी के बारे में जानता हूं और यही बात शायद एनएबी में भी है, सेकंड लाइन थर्ड संस्थाओं ने डेफिनेटली बनाई है। ये परसेप्शन देना कि एक नेता की कब्जा है कि संस्था में, या नेता कंटिन्यू कर रहे हैं, अगर नेता कर रहे हैं तो वो जनमत से कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई जबरदस्ती की है। और जनमत जब चाहेगा तो उनको हटा भी देगा, उसके हम सबके लिए सभी नेता तैयार भी होंगे। पर ऐसा होगा नहीं कि सभी नेता अच्छा काम कर रहे हैं, और इसलिए ऐसा होगा नहीं। पर हर संस्था में, हर बड़ी संस्था में हम जानते हैं, ये मेरा व्यक्तिगत नॉलेज है कि सेकंड लाइन भी है, थर्ड लाइन भी एआईसीबी में भी है और संस्थाओं में भी है। तो इस तरह की परसेप्शन जो हैं अगर हैं तो उनका डेफिनेटली वी हैव टू नेगेट दोस परसेप्शन। एंड अब आपका प्रश्न क्या था आखिर में? एंड एक व्यक्ति स्टैटिस्टिक्स के लिए स्टैटिस्टिक, देखिए ये एक बहुत बड़ी समस्या है। देखिए आप ये मानिए कि एनजीओज अक्सर वो काम कर रही हैं इस देश में जो कि एक्चुअली सरकार को करना चाहिए। Exactly. कहीं सुविधाएं, सर्विसेज, कहीं फैसिलिटीज, एक्सेसिबिलिटी, ये सब 20 साल पहले भारत की संसद ने सरकार से कहा था कीजिए। अभी 26 मार्च 2014 की एक जजमेंट है सुंदर भंडारी ट्रस्ट में सुप्रीम कोर्ट की 26 मार्च 2014, और कहा गया कि दिसंबर तक सारे प्रोविजन लागू होने हैं। और तब भी ये हालत है, ये सरकार के काम एनजीओज कर रही हैं। ये बहुत बड़ा काम है और देशव्यापी काम है, और इसलिए एनजीओज कितना भी चाहें वो उनके पास वो मैकेनिज्म, वो मशीनरी नहीं हो सकती, वो एम्पावरमेंट नहीं हो सकती जो सरकार के पास है। इसके एक ही तरीका है कि हम प्रेशर ग्रुप काम करें, एज ए प्रेशर ग्रुप इन सरकार से कहें कि अब अपनी जिम्मेवारी संभाले और जो काम उनको करने चाहिए हम समर्थन पूरा देंगे, सपोर्ट पूरी देंगे, सप्लीमेंट करेंगे। पर देश के दृष्टिबाधितों के संबंधित 80 या 85% काम की जिम्मेवारी आप एक सोशल सेक्टर पे डाल दें, एनजीओ पे डाल दें, ये सरकार की ओर से ज्यादती है और इस ज्यादती के अगेंस्ट खिलाफ हमें लड़ना है। जी yes. तो रामकृष्ण सर आपकी टर्न आ गई है और आप इस पे बात रखना चाहेंगे। मेरी एक सवाल है कि ज्यादातर लोगों को देखा गया है कि अभी कंप्यूटर एजुकेशन हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में सब लोग काम कर रहे हैं। एडवोकेसी में एनएफबी सबसे बड़ी संस्था है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों का मानना है कि अगर एनएफबी अच्छा काम कर रही होती तो एआईसीबी को करने की जरूरत नहीं थी, या और भी एनजीओज नई विंग्स बनाने की लोग कोशिश कर रहे हैं। ये बात सही नहीं है। सभी संस्था अपने हिसाब से काम करेंगी और कर रही हैं। हमें किसी संस्था का नाम लेके ये नहीं कहना चाहिए कि ये अच्छा नहीं, मैं आपको नहीं बोल रहा, मैं और भी इसमें किसी को भी नहीं कहना चाहिए। प्लीज मैं बात करना चाहूंगी, स्पेशली आपने एनएफबी का नाम लेके बात नहीं, आपकी बारी आ रही है, बस इसके बाद रामकिशन सर के बाद आपकी बारी आ रही है। सर ऐसी बात है, देखिए एडवोकेसी इश्यूज है, डिस्क्रिमिनेशन की बात हम तब कर रहे हैं, ये बड़ी समस्या है और ये पूरे देश में फैला हुआ है समस्या। तो हम ये चाहते हैं कि एनएफबी, एआईसीबी, एनईबी हम लोग तीनों एडवोकेसी जो एआईसीबी करती है उसमें हम दखल अंदाजी नहीं देते हैं, और एनएफबी जो और उनका साहब जो कर रहे हैं उसमें हम उनको सपोर्ट करते हैं, और हमारे तरफ से जो भी एडवोकेसी इश्यू हम हैंडल करते हैं उसको बाकी लोग समर्थन देते हैं। तो मेरे ख्याल से सभी को सब काम करने की मेरे ख्याल से जरूरी नहीं है जहां तक, लेकिन मैं ये मानता हूं कि हर इंस्टीट्यूशन जो है उस कुछ एरिया वो स्ट्रांग, अभी एनएफबी की बात आप करेंगे वो एडवोकेसी में स्ट्रांग है, मैं मानता हूं। तो जहां तक संभव हो, अगर वो इश्यू दिल्ली नहीं तो नॉर्थ बेस्ड है, हम उल्टा साहब को रिक्वेस्ट करते हैं इसको आप हैंडल करिए। तो मेरे ख्याल से ये जरूरी नहीं है कि सभी को सब काम करना चाहिए, कि हमारे अंदर मिल बैठ के बात करके इश्यूज को डिवाइड करके ही हमको हैंडल करना चाहिए, इसमें हम विश्वास रखते हैं। और हमारे तरफ से हम जो मुंबई में है, बाकी जगह में जो है, उस इश्यू को हम जरूर हैंडल करते हैं। वो वहां कंसल्टेशन भी जरूर होते हैं, हम अनिल साहब से बात करते हैं और उनका साहब से बात करते हैं, तो हमारे तालमेल बिठा के ही हम काम कर सर। और आपने ये जो जेंडर की बात की थी, इसमें मैं एक चीज कहूंगा, देखिए अगर आप तीनों इंस्टीट्यूशन कर लीजिए, अभी नैब की तरफ से मैं आप जरूर बोल सकता हूं, जहां अगर कोई रूरल एरिया में कोई प्रोजेक्ट हमारे पास आता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं वहां एआईसीबी नहीं तो एनएफबी प्रेजेंट है क्या। अगर ये लोग प्रेजेंट है, हम कंपीट नहीं करते हैं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूं कि हम हमारे बीच में कंपटीशन करें। तो जहां तक संभव हो हम ये देखते हैं कि
अगर बाकी लोग वहां अच्छा काम करते हैं तो हम वहां सपोर्ट करते हैं, हम काम नहीं करते हैं। जहां हम काम करते हैं हम जरूर काम करते हैं। रूरल साइड में हमने काफी काम किया है, विमेन के लिए हमने काफी काम किया। अभी अनिल साहब ने बोला था कि मैं इसमें यही कहूंगा कि हमारे फोकस क्या है कि जहां तक संभव हो कि द लेडीज का, विमेन का जो इनकम को हम काफी आगमन करते हैं, एजुकेशन में भी हम ध्यान देते हैं, और हमारे सर्विस डिलीवरी प्रोग्राम वुमेन के लिए भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, यस सर। हम एनएबी की सराहना करते हैं कि हमेशा सपोर्टिव रोल प्ले करती है एनएबी, एंड वी रियली अप्रिशिएट दैट। मैं आप सभी की करता हूँ सराहना कि आप लोग अपना टाइम देके यहाँ आते हैं। दयाल जी, कुसुम मैम, आपके लिए अब मेरे को एक आपको मैं पूरा मौका देता हूँ अपनी बात रखने का, फिर मैं क्लोजिंग कमेंट की ओर आऊंगा। अगर ये आज आप सभी लोग दावा कर रहे हो कि काम, तो आप सभी लोग मानते हैं कि हिंदुस्तान में अब ब्लाइंड की कोई समस्या रही नहीं, क्योंकि सारा काम हो रहा है, गांव में तो आप लोग कर रहे हो, एजुकेशन में हो रहा है, देयर इज नो प्रॉब्लम। कलकत्ता में एक लड़की का रेप हुआ, मुझे नहीं मालूम कौन वहां पहुंचा। पंजाब में, लेट मी एक्सपोज सम पीपल, लेट मी एक्सपोज। एक क्वेश्चन मेरा आपके साथ है, क्या आप जैसे एनएफबी इंडिया लेवल पे हैं, तो जो आप लोगों की स्टेट लेवल की ब्रांचेस है, क्या उसका भी विजन मतलब सारे एक विजन बनती है कि वहाँ क्या चल रहा है कुछ? जी आप अपनी बात रखिए, अदरवाइज आई हैव टू एक्सपोज सम पीपल। एनएफबी का एक डेमोक्रेटिक वे है, केवल एकमात्र एनएफबी ऐसी संस्था है, मैं आपको ये बता दूं, जहां ब्रेल में मतदान होता है, ब्रेल पत्र बनाए जाते हैं, हमारे पूरा मतदान होता है बकायदा। मैडम we disagree with you. That is not true at all. That's not true. और एनएफबी पे बहुत आरोप लगते हैं कि कई झूठे फर्जी लोगों को डाल के वहाँ पे वोट करवाई जाती है। आप इसलिए फर्जी तो वो तो सरकार पे भी आप लगाते हैं, जो सत्ता में होगा उस पे लगेगा ही। जी खैर, वो डिसएग्री कर रहे हैं आप कंटिन्यू कीजिए, मैं नहीं लगा रहा, लोगों के आरोप है, मेरी ओर से कोई आरोप नहीं है किसी पर। जी मैं कोई जवाब दे रही हूँ, मैं आपको नहीं कह रही, आपके माध्यम से मैं जवाब दे रही हूँ। बिल्कुल दीजिए। दूसरी बात ये मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ, आप कह रहे थे कि गाँव में काम नहीं हो रहा। गांव में काम हर संस्था करती, भारत इतना बड़ा देश है, अगर 2-4 संस्थाएं ये बड़ी हैं, नैब है, एनएफबी है, एआईसीबी है, तो इनके करने से काम खत्म नहीं होता। काम की तो इतनी हजारों संस्थाओं की और जरूरत है। और दूसरी बात, जो संस्थाओं में आप जो कह रहे हैं लीडरशिप की बात, कि लीडरशिप नहीं तैयार हो रही है, एनएफबी का जो औसत निकल रहा है वो 45 ईयर्स निकल रहा है। हमारे जो दूसरी जो टीम है उसमें कोई भी 40 साल से ऊपर का आदमी नहीं है। हमने पूरा एक लीडरशिप तैयार किया है। उसके बाद अब कितनी देर से रोमटा सर पिछले जनरल सेक्रेटरी के पॉइंट से व्यक्तिगत नाम ना ले तो अच्छा रहेगा, व्यक्तिगत नाम ना ले। नहीं, वो एवरेज दे रहे हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। बातें नहीं करनी चाहिए। मैं व्यक्तिगत जवाब नहीं, मैं हमेशा से इस पक्ष में रहा हूँ कि व्यक्तिगत बातें हमें नहीं करनी चाहिए, नहीं करना चाहिए। बिल्कुल आप व्यक्तिगत नाम से नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल भारत में तो मैं काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। एक मिनट, व्यक्तिगत बातें हमें करनी नहीं चाहिए जी, क्यों हम किसी का नाम लेके बात करते हैं? प्लीज मुझे बोलने दीजिए अनिल, बीच में इंटरफेयर मत कीजिए। बोलिए। आप मुझे प्लीज मेरी बात रखने दीजिए। रोंगटा जी का नाम आप ले सकते हैं और बहुत आदर के साथ। Why should I not take the name of anybody? They are representing us. Why should I am a blind? I have a right. Yeah. हाँ, और वो दूसरी बात, वो एक संस्था की तरह काम कर रहे हैं, उन्होंने बहुत लंबे समय से काम कर रहे थे, तो हम उनका नाम ले सकते हैं और लेना चाहिए। बिल्कुल। और यहाँ पर जहाँ मैं समर्थन करता हूँ, कुसुम का समर्थन करता हूँ कि हमें किसी का व्यक्तिगत नाम इस तरह से नहीं लेना चाहिए। I am not in the favor. I cannot praise anybody and cannot criticize. I don't believe in प्रोग्राम है। हम जब तक वो व्यक्ति यहाँ खुद नहीं है। The problem is, डॉक्टर साहब, डॉक्टर अनिल अनेजा जी, I am really sorry. The problem with our representative today, everybody wants to hear the praise but not the criticism. I am not a person I will admire and I will not criticize. हम मुद्दे पे बात करें, व्यक्ति पे बात नहीं करनी चाहिए। अगर आप क्रिटिसाइज करते हैं, एक्टिविटीज का भी क्रिटिसाइज करिए, इंडिविजुअल्स के ऊपर नहीं। उन्होंने एवरेज बोला ना। ओके, लेट हर पुट द पॉइंट्स प्लीज। मेरी बात पूरी सुनने दीजिए आप। दूसरी बात, महिलाओं की, मैंने कहा कि महिलाओं की सब जगह ही, आप वास्तव में भी देखिए समाज में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कितना है, एजुकेशन का लेवल देखिए, एम्पावरमेंट की जो बात होती है, तो संस्थाओं में भी जाहिर सी बात है, क्योंकि मुख्य धारा में आने नहीं दिया जाता किसी भी कमजोर तबके को। आप विकलांगों का देख लीजिए, सत्ता के एम्पावरमेंट करने के लिए जो बात करते हैं, कहाँ कितनी भागीदारी है, नहीं है ना। तो ये तो एक भागीदारी का सवाल है, जिसको धीरे धीरे जिसका रेशो बढ़ता है, हम इस तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि वीमेन विंग हमने बनाया है, और जिसके आधार पर हम स्टेट्स में सब जगह अपना महिलाओं को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक आपने प्रश्न किया था, क्या कह रहे थे आप? मुझे ध्यान नहीं अभी लास्ट में जो
मेरा क्वेश्चन ये था, एक तो स्टैटिस्टिक्स पर तो अनिल सर ने दे दिया, तो ये मेरा क्वेश्चन यही था कि अगर हम सब लोग काम कर रहे हैं एक एडवोकेसी पे, मैम आपसे मैंने आप एडवोकेसी पे बोल रहे थे। देखिए काम, अब हमारी सरकार एक होती है, स्टेट की सरकार एक होती है, उसके नीचे कितनी सारी चीजें काम करती हैं, उसके बाद भी क्या आप मानते हैं कि पूरा काम हो पाता है? हर आदमी तक पहुंचा नहीं जाता। सिस्टम और समाज की लड़ाई है। जो संस्था लड़ती है सिस्टम और समाज के बीच में, एक पुल का काम करती है कोई भी संस्था। सिस्टम की खामियों को और समाज की कमजोरियों को, दोनों को मीट आउट करने के लिए कोई भी एनजीओ काम करती है। और एनएफबी ने भी ये काम किया है, और उसमें हमें नैब का भी सहयोग मिला है, एआईसीबी का भी सहयोग मिला है, इन लोगों को भी हमारा सहयोग मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मतभेद भी रहे हैं, मनभेद भी रहा है, ये बात भी जाहिर है, क्योंकि हर अपने क्षेत्र में काम, एडवोकेसी के क्षेत्र में अनिल जी भी उतनी राय लेते हैं रोंगटा साहब से जितनी रामकृष्ण जी लेते हैं। तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, ये तो बल्कि एक अच्छी बात है कि हम समाज में उन चीजों को, एक व्यक्ति अगर कर सकता है, वो सक्षम है, तो हम दूसरा काम कर लें, कोई परेशानी की बात तो है ही नहीं। बिल्कुल। तो इस तरह से काम करना अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं, बल्कि मैं कहती हूँ समाज के हित में भी है, राष्ट्र के हित में भी है। जो संस्था काम करती है कि उसके काम को एक रिकॉग्निशन मिले जी। सिर्फ कुछ लोग एनजीओ के माध्यम से जो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो लोग घातक है किसी भी संस्था के लिए, किसी भी समाज के लिए जी। और ये जो हमारी पहले वाली जनरेशन है, इसमें हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा समर्पण है, बहुत ज्यादा त्याग है, कर्मठता है, निष्ठा है, आस्था है और एक विश्वास है, जिसके आधार पर इन्होंने बड़ी बड़ी संस्थाएं खड़ी की है। लेकिन जो सेकंड टीम आ रही है उसमें इनमें से अधिकांश चीजों की कमी है। सोचने की बात यह है कि आखिर समाज जब इस तरह से बदल रहा है, तो क्या आपका दृष्टिहीन या विकलांग समाज नहीं बदलेगा? जी। और बिल्कुल मेरे पास अभी मैम अभी मेरे पास समय की कमी है, मैं 2-2 मिनट आप सभी को दूंगा और मैं 2 पॉइंट छोटे छोटे क्लियर करना चाहता हूं। जो मेरी रोंगटा सर वाली बात को कॉन्ट्रोडिक्ट किया गया, मेरे कहने का ये भी एक मतलब है, हो सकता है उनमें काबिलियत है, उसके अलावा दूसरे बंदे में काबिलियत नहीं है जो उनकी पोस्ट तक नहीं पहुंच पाया, नंबर 1। नंबर 2, सारे जो यंगस्टर हैं वो ये भी बात मानते हैं कि आप लोगों की वजह से ही हमारी सोसाइटी में अदर डिसेबिलिटी के कंपैरेटिवली बहुत विकास हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह पे आप लोगों का क्रिटिसिज्म ही होता है, और दोनों चीजें आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए, प्रेज भी और क्रिटिसिज्म होता है ना, उसके आधार पर इंसान आगे ही बढ़ता है। बिल्कुल। और अभी सरीन, अभी क्लोजिंग कमेंट के लिए आता हूँ। सरीन सर, आप अपने क्लोजिंग कमेंट दीजिए और ये एक चैलेंज बता दीजिए, एक चैलेंज अपना एनजीओ का सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है, प्रॉब्लम क्या आती है, और आजकल की जो यंगस्टर हैं वो खुश क्यों नहीं है फिर जब सब कुछ हो रहा है। 2-2 मिनट सभी के पास। देखिए, मैं 2-3 बातें 2 मिनट में कहूंगा जी। असल में आज एक अच्छा माहौल है WBU के चलते, वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन के चलते, कि ये तीनों संगठन कह रहे हैं कि आपस में मिलजुल के काम करते हैं जी। दे शुड गो बैक टू 1983 and realize how from 1951 to 72 or rather 70 NAB was there, NAB चल रही थी। क्यों NAB से NFB आई और क्यों NFB से AICB आई, इस इतिहास को पढ़ेंगे तो शायद चीजें और साफ होंगी, क्योंकि इतिहास में जिस समय धूल जम जाती है तो निश्चित समझिए प्रगति रुकती है। इतिहास जानना जरूर चाहिए। सेकंड चीज मैं ये कहूंगा कि जनता में आक्रोश मेरी नजर में एक सकारात्मक चिन्ह है। जब जनता अपेक्षा करने लगी है, जबकि पहले अपेक्षा करने के लिए प्रेरित करना पड़ता है। मैं वो दिन जानता हूं, एनएफबी में बैठ के ऑफ द ब्लाइंड फिलॉसफी पढ़ाई जाती थी। क्या होती है फिलॉसफी, आज कोई उसकी चर्चा नहीं कर रहा है, सब मर गया उस ढंग से। मेरी चिंता यह है कि शायद काम हो जाए, इन जनता कहाँ है। कोर्ट में बैठ के काम हो जाए, 5 स्टार होटल में बैठ के बड़ी बड़ी बात हो जाए, इन जनता गायब है और जनता से जुड़ना कोई नहीं चाह रहा है। कभी कभी दिखावे के तौर पे पैसा फेंक के आप जनता को दिल्ली में बुला सकते हैं, लेकिन जनता से वाकई में जुड़ने की इच्छा गायब है। जी रामकृष्ण सर, 1 by 1। मैं बिल्कुल मैं जो साहब ने भी बात कहा है उसमें बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि पहली बात यह है, ये देश बहुत बड़ा है और हर इंसान को हर दृष्टिबाधित के पास पहुंचना इतनी संस्था होने के बाद भी नामुमकिन है, एक बात है। अब दूसरी बात ऐसा है कि तभी ये अभी हमारे संस्था की परेशानी एक ही है, वी वांट मनी।
क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, हम सरकार के, अभी जैसे डॉक्टर अनिल साहब ने कहा था, काफी काम हम जो कर रहे हैं सरकार को करना चाहिए, फिर भी हम ये काम कर रहे हैं। सरकार सबसे अच्छी काम यही कर सकती है कि हमको धन से वो सपोर्ट करे, वो शायद नहीं होता है, इसलिए हमें बहुत दिक्कत हो रही है हमारे प्रोजेक्ट के चलने में। और तीसरी बात मैं कहूंगा कि अभी हर इंस्टीट्यूशन के पास एक स्ट्रेंथ है, जैसे एनएफबी को मैं बोला एडवोकेसी के ऊपर, एएससीबी और नैक को हम ग्रास रूट में प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करते हैं। तो मैं ये सलीम साहब से बोलूंगा कि ये बात ठीक नहीं है कि हर इंसान को रिप्रेजेंटेशन देना ही चाहते हैं। अभी हमारे नैप इट्स अ कंप्लीटली डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इसमें इलेक्शन में आ सकता है, कोई भी अपने विचार रख सकता है, कोई भी हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल आ सकता है। आपको अलॉन्ग विद द राइट्स यू शुड ऑल्सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सबसे बड़ी बात है। अभी लास्ट में मैं कहूंगा कि ये जो आरपीडी अपने बिल की बात कही है, दिक्कत ये हो रही है कि लोगों को हमको समझना चाहिए कि वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम चैरिटी टू राइट्स। इसमें लोगों की अपेक्षाएं, लोगों की एक्सपेक्टेशन जरूर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और इसको हमको फेस करने में हमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। वी शुड यूनाइट आवरसेल्व्स एंड वी शुड गिव द बेस्ट सर्विस ऑफ जुबली चैलेंज। थैंक यू। I said the same thing कि एक्सपेक्टेशन तो बढ़ेगा। कुछ मधु मैम हाँ जी, अच्छा मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगी इन सब चीजों में जो हम आज डिस्कशन हुई है। मैं पहली बात तो ये है कि समय चेंज हो रहा है, जैसे कि रामकृष्णा जी ने कहा कि भाई चैरिटी मॉडल से अब हम लोग आ गए हैं राइट मॉडल पे। मैम मधु मैम आपकी ओर से बहुत प्रॉब्लम है आज माइक की। जी बोलिए। वो इंटरनल माइक यूज कर रही हैं आप, उसी के कारण प्रॉब्लम आ रही है। जी लोगों की चेंज हो गई, तो इसमें चलना पड़ेगा। पहले पूरे समझ में बिल्कुल कुछ नहीं आया। हाँ वो उनके इंटरनल माइक चल रहा है ना, तो क्या ओके जी अनिल सर। जी हाँ, मैं संक्षेप में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि एनजीओज के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है जनता की आशाओं को पूरा करना, और विडंबना की बात है कि इसी कारण से उनका जन्म भी हुआ है। तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कि जो आशाएं हैं वो एनजीओज के लिए सर्वोपरि हैं, उन आशाओं को जानना, उनके लिए स्रोतों की अवेलेबिलिटी करवाना, रिसोर्सेज की, जहां रिसोर्सेज की बात है, रामकृष्ण जी ने फंड्स की बात की, ग्रांट्स की बात की, बहुत सही कहा। उसके अलावा मैं ह्यूमन रिसोर्स की बात करता हूं। अनफॉर्चुनेटली एनजीओज के पास वो ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, क्योंकि सारा काम वॉलंटरी बेस पे होता है। जब अगर आप पश्चिमी देशों में देखें तो वहां पर सारे एनजीओ वर्कर्स फुल टाइम एम्प्लॉयज होते हैं, उनको सरकार सैलरी देती है और मेन सिर्फ से अच्छी तनख्वाहें मिलती हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स की बहुत बड़ी कमी है, फंड्स की कमी है, एटीट्यूड की बहुत बड़ी कमी है, और डेफिनेटली जैसा कि कुसुम जी ने कहा कि समाज बदल रहा है, वैश्वीकरण का जमाना है, तो हमें भी बदलना होगा। एनजीओज को भी अपने दृष्टिकोण, अपने काम करने के तरीके, अपने सोच के तरीके, जनता तक पहुंच के तरीके बदलने होंगे। पर इसके साथ साथ ये भी बहुत आवश्यक है, और इसके बिना में काम नहीं चलने का, कि हम हर एनजीओ एक दूसरी एनजीओ का सम्मान करें, उसको पर्याप्त स्पेस दे, डिग्निटी दे, ताकि हार्मनी से यूनिटी एक शब्द बड़ा अच्छा लगता है, पर यूनिटी के नाम पर हम डंका बजाएं, और जब एक्चुअल यूनिटी दिखाने की बात हो तब हम सर्वोपरि होने की कोशिश करें, तो तब कोई वो यूनिटी नहीं रह सकती। तो ये बहुत जरूरी है कि हम कंधे से कंधा मिलाकर चलें, एक दूसरे को सम्मान दें, और एक दूसरे को इनफ स्पेस दें कि हम साथ साथ काम कर सकें। अगर ये हो पाएगा तो कोई कारण नहीं कि हम एनजीओज में जनता की आशाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद। जी जी कुसुम मैम, लास्ट क्लोजिंग कमेंट प्लीज। देखिए, किसी भी समाज सेवा करने वाली संस्था के सामने, जैसा अनिल ने कहा, सबसे बड़ी दिक्कत आज के दौर में मैन पावर की है कि आप ह्यूमन रिसोर्स नहीं प्राप्त कर पाते, क्योंकि अपने जो आपके फंड्स हैं वो आप प्रोजेक्ट्स में लगाएंगे। जैसे मैं बताती हूँ, एनएफबी के 3 स्कूल चल रहे हैं बहुत पिछड़े क्षेत्र में। छत्तीसगढ़ में हमारा स्कूल चल रहा है लड़कियों के लिए बिलासपुर में, और हमारा स्कूल चल रहा है जम्मू में लड़कियों का, और हमारा एक स्कूल चल रहा है कानपुर में बॉयज का। हमें वहां पर तनख्वाह देने के लिए, क्योंकि हम वो वाला नहीं दे सकते, इसलिए क्वालिटी को मेंटेन करना, गुणवत्ता को मेंटेन करना
एक मुश्किल आती है किसी भी संस्था के लिए। आप अपने रिसोर्स से कितना आप उनको तनख्वाह दे सकते हैं? 20,000 में वो व्यक्ति क्यों आएगा जिसको 50,000 मिल रहा है सरकारी उसमें? तो एक तो बहुत बड़ी ये दिक्कत है। हमने ये दिया भी है मिनिस्ट्री में लिख के कि जितनी भी संस्थाएं चला रही हैं इस तरह की अपने प्रोजेक्ट्स को, उनको बराबर का अधिकार मिले। जो हम बीएड के आधार पर ही अपने टीचर्स रखते हैं तो उनको हम वो सैलरी प्रोवाइड कर सकें ताकि हम गुणवत्ता ला सकें। दूसरी मैं जो बात कहना चाहती हूँ कि एनजीओ को काम करने की कभी कमी नहीं है। हमारा बहुत बड़ा समाज, लेकिन प्रतिस्पर्धा एनजीओ की एनजीओ से कभी सुखद नहीं हो सकती। प्रतिस्पर्धा एनजीओ अगर अपने काम की स्वयं से करे और जनता में कितना काम पड़ा है उससे की जाए तो कोई भी एनजीओ बहुत आगे बढ़ेगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। एक तीसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि एडवोकेसी का काम करते करते अपने प्रोजेक्ट्स को इस लेवल पे लाना और एक सोशल ऑडिट का भी काम करना साथ ही साथ, ये भी बहुत जरूरी है जिससे कि एक अवेयरनेस आ सके। अगर सोशल ऑडिट नहीं करते, आप अपने काम करते जाते हैं तो फिर आपके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तो ये एक लोकतांत्रिक तरीके को अपनाते हुए, एक फ्लेक्सिबिलिटी को, एक ट्रांसपेरेंसी को अपनाते हुए किसी भी संस्था को आगे बढ़ना चाहिए। और ये बहुत बड़ी चैलेंज हो जाता है, जैसा कि आपने एक प्रश्न पूछा भी था ट्रांसपेरेंसी पे, क्योंकि भले ही आप तो समाज से ही उपजे हैं और समाज के लिए ही उपजे हैं, आपका दर्शन ही सामाजिक है, तो आप समाज के सामने पर्दा रख के करेंगे क्या? आपका कुछ भी छुपा नहीं होना चाहिए कि क्या आप लाभ उठा रहे हैं और क्या आप लाभ दे रहे हैं। दोनों बातें आपकी खुद होनी चाहिए। ये मैं एक चैलेंज के रूप में अभी जी आपने मैं पहले तमाम लिसनर जो ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंग्लैंड, यूके से, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप लोगों ने शिरकत की और भारत वाले दोस्तों को तो बहुत प्यार मिल रहा है रेडियो उड़ान को, आप लोगों का तो हम अभिनंदन करते हैं बहुत। और आज पैनलिस्ट आप सभी को बहुत ग्रीटिंग्स आई हैं और आप रेडियो उड़ान के माध्यम से आपने बहुत सारी बातें आज लिसनर्स के साथ शेयर की हैं। उम्मीद करते हैं कि उनको बहुत कुछ सीखने को मिला और इन फ्यूचर हम आपसे तवक्को करते हैं कि आप एटलीस्ट महीने में एक बार मंच पे आके किसी न किसी टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे ताकि लोगों के साथ आप सभी का कॉन्टैक्ट बना रहे। और रेडियो उड़ान पे आपका आने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। ओके लिसनर्स, यू डोंट गो अवे। अगर आप पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो नेक्स्ट शो इज फॉर यू। मिसेस कंफ्यूजन ऑन योर वे विद इन 30 seconds. Bye bye. Thank you so much.